हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और अभी फिलहाल हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है हमारी जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उसका चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज ऑन लेजिस्लेचर। तो 3 पार्ट में अभी तक इस चैप्टर को लेकर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। हम लोग ये जान चुके हैं कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, यानी कि पार्लियामेंट क्या क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के बारे में हमने जाना है, इनके फंक्शंस, इनकी पावर्स के बारे में हमने जाना है। और पिछले पार्ट में स्पेसिफिकली हमने बात की है कि किस तरीके से जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो काम करती है, किस तरीके से जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर की वो किस तरीके का बिल है, मनी बिल है या नॉन मनी बिल है, उसको किस हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, क्या पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है और कैसे जाके कोई भी बिल जो है वो फाइनली प्रेसिडेंट के एक्सेंट के बाद क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने समझी। अब हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे जो होता है कि कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आज हम लोग ये जानेंगे कि कंट्रोल जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जो कंट्रोल है वो लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट किस तरीके से करता है, उसके पास क्या क्या इस तरीके के मीन्स हैं, क्या क्या इस तरीके के टूल्स वगैरह हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपने बुक की तरफ। देखिए, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पार्लियामेंट का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, और हमने एक बात पहले भी ये चीज़ जानी है, हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, और इसको अगर अलग तरीके से मैं कहूँ तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये बातें हमने समझी हैं। रिस्पॉन्सिबल का मतलब मैंने आपको वहीं पर बताया था, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर का मतलब है वो अकाउंटेबल है, वो जवाबदेह है। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन लेता है तो उसके एक्शंस के ऊपर लेजिस्लेचर उससे सवाल जवाब पूछ सकता है, ये होती है जवाबदेही। ठीक है, दैट इज बीइंग अकाउंटेबल। ठीक है, इसको अकाउंटेबल भी आप बोल सकते हैं, दैट इज बीइंग अकाउंटेबल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये चीज क्या है, किस तरीके से ये चीज होती है इन आ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी कि संसदीय लोकतंत्र जो हमारे वहां है वो। ठीक है, क्योंकि हमारे वहां डेमोक्रेसी है, ऑब्वियस सी बात है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। तो यहां पर क्या है, द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और अ कोलिजन ऑफ पार्टीज दैट हैज द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है या तो कोई एक सिंगल पार्टी हो सकती है या फिर पार्टियों का कोलिजन यानी कि गठबंधन हो सकता है, जिनके पास क्या हो, जिनके पास लोकसभा में मेजॉरिटी हो। ध्यान रखना है, इट इज ओनली दी मेजॉरिटी इन दी लोकसभा, यहां पर राज्यसभा का कोई ऐसा रोल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप कि अगर किसी भी पार्टी के पास या सिंगल पार्टी हो या किसी भी कोलिजन पार्टी हो, कोलिजन मतलब गठबंधन हो, उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा की, यानी कि बहुमत होना चाहिए लोकसभा का। ठीक, अब ऐसे ही अगर लोकसभा में अगर बहुमत है तो उसमें फिर क्या होगा, देखिए, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड एंड आर्बिट्ररी पावर्स विद द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोकसभा में एग्जीक्यूटिव मेजॉरिटी में है, ठीक है, तो फिर उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं है कि वो अनलिमिटेड और आर्बिट्ररी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अनलिमिटेड पावर्स मतलब असीमित, आर्बिट्ररी का पावर्स का मतलब है अपने तरीके से, मनमाने तरीके से वो पावर्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो मेजॉरिटी है। ठीक है, अगर वो जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ फिर क्या होगा, अगर वो कोई भी इस तरीके का प्रावधान वगैरह लेके आते हैं तो वो पास हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेजॉरिटी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इन सच अ सिचुएशन parliamentary democracy may slip into cabinet dictatorship where the cabinet leads and the parliament and the house merely follows, house या parliament merely follows। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ठीक है एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी है या हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी है उनके पास, लेकिन उनके पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो अनलिमिटेड एक्टिविटीज कर सकें, वो आर्बिट्रेरी पावर्स का यूज कर सकें, ये उनके पास नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा
तो क्या होगा कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, या हम कहेंगे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो एक फील है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और बदले में यहां पर क्या आ जाएगा, कैबिनेट डिक्टेटरशिप, यानी कि कैबिनेट की तानाशाही यहां पर हो जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि कैबिनेट लीड करेगी, यानी कि कैबिनेट जैसा चाहेगी वैसा होगा, और जो हाउस है, जो पार्लियामेंट है, वो उसको सिर्फ और सिर्फ उसका अनुसरण करेगा, उसको सिर्फ फॉलो करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ओनली इफ द पार्लियामेंट इज एक्टिव एंड विजिलेंट इट कैन कीप रेगुलर एंड इफेक्टिव चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। अब लेकिन यहां पर पार्लियामेंट का रोल आपको समझाया गया है कि पार्लियामेंट का होना जरूरी क्यों है, संसद का होना जरूरी इसीलिए है कि अगर पार्लियामेंट एक्टिव है एंड विजिलेंट है, ठीक है। एक्टिव होने का मतलब क्या है कि काफी ज्यादा एक्टिव है, वो अपने मतलब चीजों का ध्यान रख रही है, और विजिलेंट होने का मतलब है कि वो सतर्क है, सजग है, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, अगर ये स्थिति है तो वो रेगुलर और इफेक्टिव चेक रख सकती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, ठीक है। अब किस तरीके से ये पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव को, या उसके ऊपर चेक्स रख सकती है, उसके काफी सारे तरीके हैं, ठीक है। अब ये करके उनके बारे में बात करेंगे, बट बेसिक टू देम ऑल इज द पावर एंड फ्रीडम ऑफ द लेजिस्लेटर्स एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव टू वर्क इफेक्टिवली एंड फियरलेसली, ठीक है। अलग अलग टूल्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल रख सकता है, लेकिन उनमें से सबसे जो बेसिक या सबसे जो एक मूल है वो ये है कि लेजिस्लेटर्स यानी कि जो सांसद हैं उनकी पावर और फ्रीडम जो उनको किसके तौर पर मिली है, लोगों के प्रतिनिधित्व के तौर पर मिली है। और क्यों मिली है, ताकि वो अपने जो कार्य है उसको इफेक्टिव तरीके से और फियरलेस यानी कि निर्भयता के साथ कर सके, ठीक है। जैसे कि यहां पर एक चीज दी गई है कि फॉर इंस्टेंस नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर वट एवर द मेंबर मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। कि कोई भी लेजिस्लेटर जो है या कोई भी मेंबर जो है उसने लेजिस्लेचर में यानी कि उसने पार्लियामेंट में जो भी बात बोली है उसके खिलाफ कोई एक्शन उस बात को लेकर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। इसी को बोला जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ठीक है, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार इसको बोला जाता है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज द फाइनल पावर्स इन डिसाइडिंग मैटर्स ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। कि इस प्रिविलेज का कहीं ब्रीच तो नहीं हो रहा है। ब्रीच का मतलब यह है कि चलिए आपको यह अधिकार दिया जाता है कि आप अगर जो भी यहां पर बोलेंगे उसको लेकर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन फिर भी बात यह है कि क्या आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या आपके पास कुछ भी बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्या बोलने का अधिकार है, क्या बोलने का अधिकार नहीं है, कब आप अपने प्रिविलेजेस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं, कब आप उनको ओवरशूट कर रहे हैं या कब आप उनकी ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, उनका आप अवहेलना कर रहे हैं, ये बात डिसाइड करना कौन डिसाइड करेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको पता है लोकसभा में कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा, लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो होते हैं स्पीकर, और राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं चेयरमैन, ठीक है। अगर चेयरमैन नहीं होंगे तो फिर जो डिप्यूटी चेयरमैन है वो होंगे, स्पीकर नहीं है तो फिर डिप्यूटी स्पीकर जो है वो होंगे। अदरवाइज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वो स्पीकर और चेयरमैन होते हैं। और ये हमें पता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है ये कौन होते हैं, दिस इज द एक्स ऑफिशियो पोस्ट, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो, ठीक है। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, ये हमें पता है। और स्पीकर को जनरली क्या है वो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ सच प्रिविलेजेस, इस तरीके के जो प्रिविलेजेस देने के पीछे कारण है, उद्देश्य है, पर्पस है, वो क्या है, इज टू इनेबल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। वो ये है कि वो लोगों को सही तरीके से उनका प्रतिनिधित्व कर सके और एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो इफेक्टिव कंट्रोल रख सके, ठीक है। अब यहां पर यही सवाल है कि हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज सच कंट्रोल, पार्लियामेंट इस तरीके का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है वो किस तरीके से करता है, ठीक है। What are the means available at its disposal, उसके पास क्या क्या ऐसे तरीके अवेलेबल हैं जिसके तहत वो ये कंट्रोल वगैरह रख सकता है। और इस पार्लियामेंट्री कंट्रोल सक्सेसफुल इन कर्बिंग एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस, क्या पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है या जो संसद का जो कंट्रोल है उसने एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस मतलब वही बात है कि जो एग्जीक्यूटिव अनलिमिटेड और आर्बिट्ररी पावर्स का यूज कर सकती है, क्या उसको कर्ब करने में, क्या उसको रोकने में वो सफल हुआ है, ठीक है। यही बातें हम जो है इसमें आगे जाके पढ़ेंगे। इसी में 4 तरीके के आपको ये जो डिवाइसेस बताए गए हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल यानी कि संसद जो है वो कंट्रोल किस तरीके से कर सकता है, ठीक है। द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस, ठीक है। जो लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम में यानी कि जो संसदीय व्यवस्था या जो संसदीय कार्यप्रणाली है उसमें जो संसद है यानी कि जो विधायिका है हमारी, वो
एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करती है, वो इंश्योर करती है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव या जो कार्यपालिका है उसकी जवाबदेही बनती है। किस तरीके से सुनिश्चित करती है? अलग अलग स्टेजेस में सुनिश्चित करेगी। पहले तो मतलब हर जगह पर, जैसे पॉलिसी अगर कोई बन रही है तो वहां पर भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल होने चाहिए, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल टू द ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस। ये बात हम लोग पहले जो है समझ चुके हैं, ठीक है। तो पॉलिसी को बनाने से लेकर, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से लेकर एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन स्टेज, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन स्टेज के दौरान भी और उसके बाद भी जो है एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक। अब लेजिस्लेचर जो है वो किस तरीके से चीजें करती है, उसके पास क्या क्या डिवाइसेज हैं, यहां पर 4 डिवाइसेज आपको बताए गए हैं। पहला है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, दूसरा है अप्रूवल एंड और रिफ्यूजल ऑफ लॉज, तीसरा है फाइनेंशियल कंट्रोल और चौथा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज योर अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? सबसे पहला है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस members of the legislature get an opportunity to deliberate on the policy direction of the executive and the ways in which policies are implemented, ठीक है। डेलिब्रेशन का मतलब जनरली होता है एक तरीके से लॉन्ग डिस्कशन वगैरह ही है ये भी, जिसके ऊपर जनरली वोटिंग वगैरह की जाती है। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि लॉ बनने के समय, जिस समय लॉ मेकिंग प्रोसेस चल रही है, तो जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर है, यानी कि कौन? सांसद होंगे, ठीक है, उनको मौका मिलता है कि वो पॉलिसी डायरेक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो भी कार्यपालिका की पॉलिसी डायरेक्शंस है, ठीक है, उसको डेलिब्रेट कर सके और किस तरीके से जो ये पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट की जाएंगी उसको लेकर डिस्कशन वगैरह हो सके, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डेलिब्रेटिंग ऑन बिल्स, कंट्रोल मे ऑल्सो बी एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशंस इन द हाउस, ठीक है। मतलब डेलिब्रेशंस, वही मैं आपको बता रहा हूं, जनरली डेलिब्रेशंस वो होते हैं जिसमें वोटिंग वगैरह की जाती है, अदरवाइज जनरल डिस्कशन के दौरान भी इस तरह के कंट्रोल जो है वो रखे जा सकते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं कहूंगा कि आज की डेट में हम लोग, आई डोंट नो कि ये एक कोइंसिडेंस है या क्या है, लेकिन क्वेश्चन आर के बारे में यहां पर आया हुआ है और आजकल की डेट में आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन आर एक डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है। क्यों बना हुआ है वो आप लोगों को पता होगा, न्यूज वगैरह आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि अभी जो मॉनसून सत्र स्टार्ट होने वाला है 14 सितंबर से, वहां पर यह बात कही गई है कि क्वेश्चन आर जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आर रहता है क्योंकि इसका रोल वगैरह जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें इस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव को लेकर, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये काफी ज्यादा डिबेटेबल बना हुआ है। और एक मैं कहूंगा एक संयोग की बात है, कोइंसिडेंस की बात है कि हम लोग भी इस टॉपिक को उसी समय पर पढ़ रहे हैं जब ये बिल्कुल न्यूज में है। तो अगर आप लोग न्यूज फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली तो आप इस चीज को बड़ा आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, द क्वेश्चन आर विच इज हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट हैव मिनिस्टर्स टू बी रिस्पॉन्ड टू सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स। इसमें जनरली क्या होता है क्वेश्चन आर में, क्वेश्चन आर जो है इसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नकाल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, मतलब इंक्लूडिंग योर मिनिस्टर्स, नॉन मिनिस्टर्स की बात मैं कर रहा हूं, जैसा पोजीशन में मान लीजिए, तो मंत्री से जो है, मतलब किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड सवाल जो है उनसे पूछा जाता है, ठीक है, और उस सवाल का फिर वो लोग जो मंत्री हैं वो जवाब देते हैं। द आंसर कैन बी इन ओरल फॉर्म, द आंसर कैन बी इन रिटन फॉर्म, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्रश्नकाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके तहत कोई भी मेंबर जो है वो किसी भी मिनिस्टर से, किसी भी गवर्नमेंट के मेंबर से सवाल पूछ सकता है पॉलिसी वगैरह को लेकर कि क्या पॉलिसी वगैरह बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, सब चीजों को लेकर जो है सवाल पूछा जा सकता है। और जो मेंबर है, गवर्नमेंट का जो मेंबर है, जो मिनिस्टर है, वो सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा, ठीक है। आइदर इट कैन बी थ्रू द रिटन फॉर्म या फिर ओरल फॉर्म, जिस भी तरीके से आंसर मांगा गया है उस तरीके से, ठीक है। इसके बाद एक कंसेप्ट और है, दैट इज अ जीरो आर। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बना हुआ है क्योंकि जीरो आर को भी कम करने की, कर्टेल करने की बात अभी चल रही है, ठीक है। जीरो आर में क्या होता है कि मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा मुद्दा जो पब्लिक इंटरेस्ट का हो, जो जनहित का हो, वो मुद्दा उठाया जा सकता है, ठीक है। जीरो आर में इसको बोलते हैं, जीरो का आर इज नथिंग बट योर, शून्य काल इसको बोला जाता है, ठीक है। दो द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, हाँ यहां पर यह भी चीज है कि मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, लेकिन क्वेश्चन आर में जो भी सवाल पूछा जाएगा वहां पर मिनिस्टर्स आर बाउंड टू रिप्लाई, ठीक है। हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव वगैरह जो भी होता है, ये सारे के सारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो है वो अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करता है ओवर द एग्जीक्यूटिव, ठीक है।
परहैप्स द क्वेश्चन आर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन कीपिंग विजिल ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है आजकल इसीलिए थोड़ा सा डिबेट वगैरह बनी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन आर को हटाने की बात कही गई है। ठीक है, तो आप लोग जरूर, मैं कहूंगा कि अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह नहीं भी देखते हैं कोई बात नहीं, वैसे तो देखनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप लोग मतलब स्कूल के बच्चे हैं अभी, जैसे कि आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी आगे जाके करेंगे तो ठीक है, आप लोगों के लिए करंट अफेयर ऐसा इतना ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को मतलब कहना चाहूँगा कि ये टॉपिक यहाँ पर आया है, तो इसको जाके आप लोग पिछले 2-3 दिन में जो न्यूज़पेपर वगैरह है या जो न्यूज़ वगैरह है थोड़ा सा जाके देखिएगा, आप लोग जरूर समझ जाएंगे कि क्वेश्चन आर को लेकर डिबेट क्या है। ठीक है, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो इस चीज़ को जाके समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी जो लोग न्यूज़ वगैरह रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये ऑब्वियसली पता ही होगा कि यहाँ पर क्या मैटर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि क्वेश्चन आर जो है वो सबसे इफेक्टिव मेथड है, इसीलिए इसको लेकर डिबेट भी इतना ज़्यादा चल रहा है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन आर एंड मैक्सिमम अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, जो मैक्सिमम अटेंडेंस वगैरह है वो भी इसी समय पर दर्ज की जाती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एम्स एट एलिसिटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि प्राइस राइज, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, एट्रोसिटीज ऑन वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, राइट्स, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जिससे सरकार से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सके। मतलब अगर सरकार से हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई प्राइस राइज हो रहा है, यानी कि चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो उसको लेकर अगर आप किसी भी मंत्री से सवाल पूछना चाहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, या सरकार इस प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसीज बनाने के बारे में सोच रही है, क्या चीज़ होने वाली है, किस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएंगी, अगर उस तरीके की बातें जो भी हैं उससे संबंधित वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसीज। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है किसी बात को लेकर, या फिर जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके जिनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी मेंबर्स हैं वो जो भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उससे संबंधित प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी लोकसभा का सांसद है, अब उसकी कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंसी होगी, ठीक है, जहां से वो आया है, संसदीय क्षेत्र होगा। अब वहां की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, मान लीजिए अब आप अगर लोकसभा में मेंबर हैं तो आपके वहां का, जैसे मान लीजिए आपके वहां पानी की समस्या है, ठीक है, तो अब आप जो पेयजल मंत्रालय है उससे ये पूछ सकते हैं कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर पेयजल के लेकर ये समस्या है, और कुछ सालों पहले मंत्री जी ने या सरकार ने इस तरीके की घोषणाएं की थी कि ये व्यवस्था सही की जाएगी, पानी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर लिया जाएगा, तो उसको लेकर क्या हुआ। मतलब इस तरीके की जो बातें हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी से संबंधित जो भी वहां की प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसको लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, द डिस्कशंस ड्यूरिंग द क्वेश्चन आर सो हीटेड दैट इट इज नॉट अनकॉमन टू सी मेंबर्स रेज देयर वॉइस, वॉक टू द वेल ऑफ द हाउस और वॉक आउट इन प्रोटेस्ट टू मेक देयर पॉइंट। ठीक है, कभी कभी जो डिस्कशंस वगैरह हैं आप लोगों ने देखा भी होगा कि किसी ने संसद की अगर कार्रवाई देखी है तो, क्योंकि अब तो ये लाइव आने लगी है, जो लोकसभा का चैनल अलग है, राज्यसभा का चैनल अलग है, तो वहां पर ये लाइव आती है, तो किसी ने अगर देखी हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन आर के डिस्कशंस या जो डिबेट वगैरह होते हैं वहां पर काफी ज्यादा तनातनी या गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो सांसद वगैरह है वो टेबल पीट रहे होते हैं, कभी कोई जोर से चिल्ला रहा होता है, ठीक है, कभी कोई हाउस का जो वेल होता है, वेल बेसिकली आप लोगों ने अगर देखा हो पार्लियामेंट की, अगर आप लोगों ने इमेज वगैरह देखी हो तो वहां पर बीच में एक गोल सी टेबल लगी होती है जहां पर स्पीकर होते हैं, उसके चारों तरफ, मतलब साइड से, चारों तरफ तो नहीं, मतलब 3 तरफ आप कह सकते हैं, जो गोल सा बना होता है जहां पर मेंबर्स बैठते हैं, उसके बीच में एक गोल टेबल होती है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर एक वो बनाऊं तो आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए स्पीकर की सीट है, ठीक है, यहाँ पर स्पीकर बैठते हैं या चेयरमैन जो भी है इन केस ऑफ लोकसभा राज्यसभा, और यहाँ पर इस तरीके से सीट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से जो सीट्स होती हैं जहां पर मेंबर्स बैठते हैं पूरे के पूरे इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से नहीं होता, जनरली थोड़ा थोड़ा बीच बीच में गैप सा होता है ऐसे करके। ठीक है, वो आप लोगों ने अगर इमेज देखी हो तो। और यहाँ पर एक रीजन होता है जहां पर सेक्रेटेरिएट लेवल का काम होता है, यानी कि जहां पर जो इसके क्लर्क वगैरह होते हैं पार्लियामेंट संबंधित वो बैठते हैं। तो दिस एरिया, ये जो बीच का एरिया है, मतलब आप कह सकते हैं कि स्पीकर के बीच का और मेंबर्स के बीच का जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये इसको बोला जाता है, दिस इज नोन एज योर वेल ऑफ द हाउस। ठीक है, इसको बोला जाता है वेल। तो जनरली आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि जो सांसद हैं वो अपनी सीट से उठ के यहाँ पर पहुंच जाते हैं इस वेल के रीजन में, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है वेल ऑफ द हाउस। ठीक है, और कभी कभी आपने सुना होगा कि दे ऑल्सो वॉकआउट, कि वो सदन से बाहर चले गए, उन्होंने वॉकआउट किया। ये जनरली न्यूज़ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मैटर रहता था कि सांसदों ने या इस पार्टी के सांसदों ने वॉकआउट किया। ठीक है, तो वो यही बात है कि वो सारा का सारा अपना प्रोटेस्ट दिखाने का एक तरीका है। ठीक,
दिस रिजल्ट्स इन कंसिडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम। अब ऑब्वियस सी बात है कि इससे लेजिस्लेटिव टाइम जो है, या हम कह सकते हैं कि जो संसद का समय है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है, या लॉस होता है। और आपको पता है कि संसद की जो कार्रवाई है वो काफी ज्यादा महंगी है, क्योंकि हर घंटे की या हर मिनट की जो कार्रवाई है उसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है। तो इस तरीके का जो लॉस है वो अच्छी बात नहीं है। डिस्कशंस, डिबेट्स होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ तरीके के गतिरोध या अवरोध पैदा करना जो है वो सही नहीं है। उससे क्या है कि जो पैसा है वो सरकारी पैसा है, वो देश का पैसा है, वो खर्च होता है, ठीक है। At the same time, we must remember that many of these actions are political techniques to gain concessions from the government and in the process force executive accountability। तो ये कुछ जो तरीके हैं, जैसे कि वॉकिंग टू द वेल, या फिर हम कह सकते हैं कि वॉकआउट कर देना, या फिर अपनी आवाज़ को तेज़ करना, या फिर वो जो टेबल वगैरह पीटने वाला सीन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारी की सारी कुछ पॉलिटिकल टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। कि सरकार से किसी भी मामले को लेकर अगर आप कंसेशंस चाहते हैं, या फिर अगर आप एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी जो है उसको फोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये कुछ टेक्निक्स वगैरह हैं। इसके बाद जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है या दूसरा डिवाइस है, दैट इज योर अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज्ड थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब है कि किसी भी जो बिल वगैरह है या जो कोई भी कानून वगैरह है उस पर अपना समर्थन देना, दैट इज नोन एज रेटिफिकेशन, ठीक है। अ बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। हमें पता है कि कोई भी बिल जो है, कोई भी विधेयक, कानून तभी बन सकता है जब उस पर पार्लियामेंट का अप्रूवल होगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों के दोनों सदनों में जो है वो बिल पास होना चाहिए। अ गवर्नमेंट दैट हैज द सपोर्ट ऑफ द डिसिप्लिन्ड मेजॉरिटी मे नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बिल अगर हम पेश कर रहे हैं, अगर बिल को पास कराना है तो उसके लिए मेजॉरिटी की जरूरत है। और अगर सरकार की पास स्थिति यह है कि उसके पास अगर पूर्ण बहुमत है, ठीक है, उसके बाद अगर डिसिप्लिन मेजॉरिटी है, तो वो फिर इस तरीके के जो अप्रूवल करवाना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो अप्रूवल्स हैं इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंटेंस बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन अमंग्स द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी और कोलिजन ऑफ पार्टीज एंड इवन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन। तो सबसे बड़ी समस्या अगर हम कहें कि सिंगल पार्टी अगर रूल है, अगर कोई एक सिंगल पार्टी ऐसी है जिसके पास पूर्ण बहुमत है, ठीक है, क्लियर मेजॉरिटी है, तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन जनरली अगर हम बात करें जो कोलिजन ऑफ पार्टीज है ना, कि जहां पर गठबंधन की सरकार है, वहां पर कभी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या जो सरकार है या अपोजिशन है उसके बीच में कभी कभी इस तरह के गतिरोध वगैरह पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके के अप्रूवल्स को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इफ द गवर्नमेंट हैज मेजॉरिटी इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा, एज हैज हैपेंड ड्यूरिंग द जनता पार्टी रूल इन 1977 एंड एनडीए रूल इन 2000, the government will be forced to make substantial concessions to gain the approval of both the houses। ठीक है, तो अभी की बात वही है कि अगर आपको बिल को लॉ तक पहुंचाना है, यानी कि बिल को आपको पास करवाना है दोनों सदनों से, तो दोनों सदनों में पास होना चाहिए। अब दोनों सदनों में पास होने के लिए आपकी सरकार की जो या पार्टी है उसकी कह सकते हैं कि क्या होनी चाहिए, दोनों सदनों में क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी एक जगह है, किसी एक जगह नहीं है, तो फिर इस तरीके का प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। तो फिर आपको जो है कंसेशंस वगैरह इन चीजों को लेकर देने पड़ेंगे, सो दैट कि आपका जो बिल है वो दोनों हाउसेज में पास हो सके, ठीक है। मैनी बिल सच एज द लोकपाल बिल हैव फेल्ड इनेक्टमेंट। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 वाज रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। तो यही बात है कि लोकसभा में भी अगर बिल पास हो जा रहा है और राज्यसभा में अगर आपकी जो पार्टी है वो मेजोरिटी में नहीं है, तो फिर उसकी वजह से भी आपका जो बिल वगैरह है वो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसी को लेकर हमने कल या परसों एक बात की थी, जिसमें हम लोगों ने ये जाना था कि राज्यसभा का जनरली जो कंसेप्ट है, राज्यसभा इज जनरली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। लोकसभा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। लेकिन हमने वहां पर ये बात की थी कि जनरली आज की डेट में ये हो गया है कि लोग अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं राज्यसभा में भी, वहां पर भी प्रतिनिधित्व ये किसका किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है अपनी पार्टी का। तो वहां पर भी पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि कोई भी ऐसी पार्टी जिसके पास एक सदन में अगर बहुमत है, दूसरे सदन में अगर वो बहुमत उसके पास नहीं है, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है इस तरीके के बिल्स वगैरह को पास करवाने में, ठीक है। इसके बाद अगला जो तीसरा कंट्रोल या इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज योर फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। एज मेंशन्ड अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इंप्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट। ये हमने बात की है, ठीक है, कि जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जरूरत है जिनको किसी भी कार्यक्रम, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने के लिए, वो कहां से आएगा, वो बजट के थ्रू ग्रांट होता है, ठीक है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये चीज जो है संविधान में लिखी गई है कि बजट को पेश करना, जिसको बेसिकली बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये
सदन में पेश करना जो है वो सरकार की एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन यानी कि एक संवैधानिक कर्तव्य है, ठीक है। दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स स्ट्रिंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये बेसिकली क्या काम है कि इससे जो लेजिस्लेचर है वो सरकार के पर्स के ऊपर, ठीक है, जो खर्चा है उसके ऊपर क्या कर सकता है, एक तरीके से कंट्रोल लगा सकता है। द लेजिस्लेचर में रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेचर है वो इस बात को लेकर मना कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, किस बात को लेकर, सरकार को रिसोर्सेज देने को लेकर। लेकिन ये जनरली बहुत कम होता है, बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरीली एंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि सरकार क्या होती है हमें पता है, सरकार तभी बनेगी जब आपकी पार्टी के पास क्या होगा, पूर्ण बहुमत होगा, क्लियर मेजोरिटी होगी, चाहे सिंगल पार्टी हो चाहे कोलिजन पार्टी हो। तो इसलिए जनरली ऐसा नहीं होता कि बजट जो है वो पेश किया जाए और वो पास ना हो, ठीक है। नेवरदीलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजंस फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी, ठीक है। ये चीज जरूर हो सकती है कि इस तरीके का पैसा वगैरह ग्रांट करने से पहले लोकसभा ये जरूर डिस्कस कर सकती है कि सरकार को किस मामले के लिए इतना पैसा चाहिए, ठीक है। इट कैन इंक्वायर इनटू द केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ CAGI एंड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। जो CAG की रिपोर्ट होती है यानी कि जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है, जो पब्लिक अकाउंट्स की जो कमेटी है उसकी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, उसके आधार पर ये सवाल जरूर किए जा सकते हैं कि इस तरीके का जो फंड्स वगैरह है उसका मिसयूज तो नहीं होगा, ठीक है। या अगर कभी पहले मिसयूज हुआ हो, बस मान लीजिए कि पिछली बार का कोई बजट एलोकेट हुआ था और अगर उसको लेकर पैसा वगैरह आपको किसी भी पॉलिसी के लिए दिया गया है और उसके बाद अगर CAG की रिपोर्ट या कोई जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसकी अगर कोई इस तरीके की रिपोर्ट आती है कि पैसे का दुरुपयोग किया गया, मिसयूज किया गया, तो उसको लेकर भी फिर इंक्वायरी जो है वो की जा सकती है। बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट ओनली एम्ड एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है, कि जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी में नहीं है। द लेजिस्लेचर इज कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट। तो लेजिस्लेचर वो इस बात से भी मतलब उसको सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसको इस बात से भी मतलब है कि कौन सी पॉलिसीज लाई जा रही हैं जो बजट में, क्योंकि बजट में लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये लिखा जाता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो है इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि शिक्षा में हम ये नई पॉलिसी लेके आए जाए। या हम बात करते हैं कि हम डिफेंस में इतना पैसा खर्च करेंगे, हमारा जो इस साल का बजट है, जो सालाना बजट रहेगा डिफेंस में, वो इतने 1000 करोड़ रुपए रहेगा या इतने लाख करोड़ रुपए रहेगा, ठीक है। अब वो बताया जाएगा कि हम इतना पैसा अगर एलोकेट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। या हम ये मान लीजिए कि एक तो होता है एक रेगुलर प्रोसीजर, मतलब एक तो कहेंगे कि हम रूटीन बजट होता है। रूटीन बजट का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हर परसेंट या हर साल जो है किस मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो पैसा है वो लगभग बराबर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है कि रेगुलर चीजें चल रही हैं उसके लिए पैसा चाहिए। लेकिन कभी मान लीजिए किसी साल अगर आप पैसा बढ़ा देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि सरकार इस साल जो है कृषि के क्षेत्र में जो है, एग्रीकल्चर में जो है वो अपना बजट बढ़ा रही है। क्यों बढ़ा रही है? मान लीजिए सरकार ने क्या करना है कि जो किसान वगैरह हैं उनको लेकर कुछ ऐसी पॉलिसीज वगैरह बनाई है, या फिर फूड सब्सिडी देने की अगर बात की जा रही है, तो इस तरीके की चीजों के लिए अगर सरकार को ज्यादा पैसा चाहिए किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो ये चीजें जो है उस बजट में मेंशन की जाती है। तो इसी तरीके की बातों को लेकर लेजिस्लेचर ज्यादा कंसर्न इसी बात से है कि अगर पैसा वगैरह खर्च हो रहा है तो वो कहां खर्च हो रहा है, ठीक है। कितना खर्च हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये पता करना ज्यादा जरूरी है कि वो कहां पर खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट की इसको लेकर पॉलिसीज क्या है, ठीक है। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो वही बात है कि फाइनेंशियल कंट्रोल के थ्रू लेजिस्लेचर जो है वो सरकार की नीतियों को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है दैट इज द लास्ट इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, ठीक। The most powerful weapon that enables the parliament to ensure executive accountability is the no confidence motion। तो ये सबसे पावरफुल वेपन है, सबसे मजबूत हथियार ये वही है जिससे क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वही बात है कार्यकारी जवाबदेही को जो है वो सुनिश्चित कर सकती है, ठीक है। देखिए कैसे, as long as the government has the support of its party or coalition of parties that have the majority in the Lok Sabha, the power of the house to dismiss the government is fictional rather than real। ये मैंने आपको बात समझाई भी थी जब मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में आपको बता रहा था कि एक तरीके का मोशन पास होता है और उसको पास कराने के लिए जनरली आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी सरकार मेजोरिटी में है, चाहे सिंगल पार्टी है चाहे कोलिजन की पार्टी है, तो आपके खिलाफ ये नो मोशन, जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है, ये पास नहीं हो सकता। बहुत ही मतलब फिक्शनल केस है, काल्पनिक केस है जब ये पास हो सकता है। यही चीज यहां पर लिखी भी गई है कि इस तरीके के केस में नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस करना एक फिक्शनल है, यानी कि काल्पनिक है, वो रियल नहीं हो सकता। हाउएवर आफ्टर 1989
सेवरल गवर्नमेंट्स हैव बीन फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। 1989 के बाद हमने देखा है कि वीपी सिंह की सरकार आई है, चंद्रशेखर की सरकार आई है, काफी सारी सरकारें ऐसी रही हैं जो काफी कम समय के लिए रही हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आई के गुजराल की सरकार देखी है, एच डी देवगौड़ा की सरकार देखी है, उसके बाद हमने एक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी है जो काफी कम समय तक के लिए रही थी। तो वहां पर सारी की सारी प्रॉब्लम्स यही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है और सरकार, जो हम कहेंगे कि सरकार ने अपना कॉन्फिडेंस, या हम कह सकते हैं कि लोकसभा ने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो सरकार में खो दिया, ठीक है। ईच ऑफ दिस गवर्नमेंट्स लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा बिकॉज दे फेल टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कोलिजन पार्टनर्स। जो वो अपने साथी थे, जो अलायंस वगैरह थे, उनके साथ वो अपना क्या कर सके, जो सपोर्ट है वो नहीं बना के रख सके, इसलिए उनके खिलाफ फिर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास हो गया, ठीक है। तो जनरली यहां पर बात यही है कि अगर आपकी सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, आपके पास क्लियर मेजोरिटी है, तो वहां पर तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं यहां पर कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर कोलिजन की गवर्नमेंट है, और कोलिजन में भी मैंने आपको बताया था अगर आपके जो अलायंसेस वगैरह है, अगर उनके बीच में कुछ गतिरोध पैदा हो जाता है, तब इस तरीके का नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ पास किया जा सकता है। अदरवाइज कोलिजन की गवर्नमेंट में भी अगर आपके अपने अलायंसेस के साथ संबंध अच्छे हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में कोई भी तकरार नहीं है, तो फिर इस तरीके का नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, दस द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है और ये सुनिश्चित कर सकती है कि सरकार कैसी हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिव सरकार हो, ज्यादा वो क्या कर रही हो, चीजों को लेकर रिस्पॉन्ड कर रही हो। इट इज हाउएवर इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पस that there is adequate time at the disposal of the house, the members are interested in discussion and participate effectively, and their willingness to compromise amongst the government and the opposition, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें लेकिन होना जरूरी है, क्या कि हाउस के पास यानी कि सदन के पास समय होना चाहिए, जो मेंबर्स वगैरह हैं वो डिस्कशन में इंटरेस्टेड होने चाहिए, वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए, और उनकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में वो कॉम्प्रोमाइज कर सके, ठीक है। In the last 2 decades, there has been a gradual decline in the sessions of the Lok Sabha and state legislative assemblies and the time spent on debates. तो पिछले 2 दशकों में जनरली ये देखा गया है कि लोकसभा का जो समय है, यानी कि जितने समय के लिए लोकसभा बैठती है, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वो बैठती हैं, उनका समय थोड़ा सा कम हो रहा है, और जो डिबेट्स वगैरह हैं उस पर भी टाइम जो है वो कम खर्च किया जा रहा है। मोरोवर द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव बीन प्लेग्ड बाय एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम का मतलब होता है 10% से कम, यानी कि 10% की एक वैल्यू है टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का। जब तक 10% प्रेजेंस नहीं होगी, अटेंडेंस नहीं होगी, तब तक किसी भी सदन की कार्रवाई नहीं चल सकती है, ठीक है। उसको बोला जाता है कोरम। तो एक तो इसकी प्रॉब्लम है। दूसरा है बॉयकॉट ऑफ द सेशंस बाय द मेंबर्स ऑफ अपोजिशन। जो विपक्ष होता है वो क्या करता है, कभी कभी सदन को बॉयकॉट कर देता है, ठीक है, तो उसको लेकर भी प्रॉब्लम आती है। इन सारी की वजह से क्या है कि द डिप्राइव द हाउस द पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव थ्रू डिस्कशन। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं तो उसके लिए सदन की कार्रवाई होनी भी तो जरूरी है। अगर कोरम ही मीट नहीं हो रहा है, या फिर विपक्ष जो है वो सदन को, जो सेशंस है, जो सत्र है, उसको अगर बॉयकॉट करता है, तो फिर इस तरीके की चीजें जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो थी, ये उस तरीके के कुछ मेजर्स हैं, या मैं कहूंगा कि उस तरीके के डिवाइसेज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनके थ्रू एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। तो आई होप कि ये डिस्कशन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है, एक बेसिक लेवल पर डिस्कशन है, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में बातें नहीं की गई हैं, फिर भी जितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई आपको लगती है कोई चीज कमी यहाँ पर, तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि अभी भी ये बुक ऑलमोस्ट आधी बुक बची हुई है और इसमें अभी काफी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे जाके और भी आएंगे। तो अगर आप लोगों को जरूरत महसूस होती है किसी भी और तरीके से कुछ चीज करने की, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में अभी 1-2 टॉपिक और है कि एक तो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज वगैरह होती हैं, ठीक है, जो संसदीय कमेटियां होती हैं वो कैसे काम करती हैं, और पार्लियामेंट खुद को रेगुलेट कैसे करती है, ठीक है। ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है हालांकि, तो इसको हम लोग कल के लेक्चर में कवर करके इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं वो मिल रहे हैं, प्लस नोट्स प्लस क्विजेस भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, क्विकली रिवाइज कर सकते हैं और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380।
बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या बताना चाहें, कोई भी आपका डाउट है आप क्लियर करना चाहें, तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।